हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के सेकेंड वीडियो लेक्चर में। पिछले वीडियो में हम लोग फोर्स का बेसिक मतलब क्या पढ़ चुके थे, फोर्स का डिफिनीशन, उसका मेजरमेंट, उसके यूनिट्स के बारे में, है ना। टाइप्स ऑफ फोर्स भी पढ़े थे और न्यूटन का जो तीनों लॉ है उसके बारे में सारा बेसिक बात पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक फोर्सेज जो मैकेनिक्स पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसके बिना आप मैकेनिक्स में अपना एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए फॉर टेकिंग स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स मैकेनिक्स आज हम लोग जो पढ़ेंगे क्या, सम बेसिक फोर्स, कुछ बेसिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो फोर्स पढ़ेंगे ये इस चैप्टर्स में और आगे पूरे मैकेनिक्स में काम आए, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला जो बेसिक फोर्स हम लोग यहाँ देखेंगे वो है हमारा वेट। क्या बोले कि सबसे पहला जो बेसिक फोर्स हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है भाई मेरे, वेट है। वेट, वेट को आप हिंदी में बोलते हैं भार, है ना। W से इसको हम लोग लिखेंगे। फोर्स के मेजरमेंट का एक ही तरीका है, बता चुके न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, फोर्स बराबर जो कैलकुलेट करके लाए थे एक्सेलरेशन के टर्म में, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब वेट है ना, तो वेट क्या है, तो सबसे पहले तो ये जानिए कि वेट कोई कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। कोई जरूरी नहीं है कि ये मार्कर जो है हमारे हाथ में किसी सरफेस के कॉन्टैक्ट में तभी इसका वेट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो वेट ग्रेविटेशनल फोर्स है, सबसे पहला बात यही ध्यान रखना है। और ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट यानी एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स है। तो जब आप वेट के बारे में पढ़ेंगे तो क्या कहिएगा वेट के बारे में, सबसे पहला जो बात है वेट के बारे में, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कैसा फोर्स है वेट आपका, हालांकि आप जब ग्रेविटेशन पढ़िएगा ना 11th क्लास में टॉपिक, तो वहां पे ये आपको आएगा, लेकिन यहां पे अभी हम लोग को इस चैप्टर में वेट का जरूरत है। सबसे पहले बात क्या लिख दिए, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। बाय द वर्च्यू ऑफ विच, बाय द वर्च्यू ऑफ विच, बाय द वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण, क्या बोले, बाय द वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण द अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट, जिसके कारण अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को, एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, है ना। क्या बोले कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके कारण अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। हम जानते हैं कि अर्थ पे जितना भी बॉडी है सबको अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। जानते होंगे, पढ़े होंगे आप न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, है ना। तो जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ, अर्थ और बॉडी के बीच में, कह सकते हैं कि अर्थ जिस फोर्स से बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है वही फोर्स उस बॉडी का वेट है। यानी हमको अर्थ अपने सेंटर की तरफ जिस फोर्स से, जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा वही हमारा वेट होगा, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए सिंपल सा बात है, अगर आप देखना चाहते हैं, मान लीजिए ये अर्थ है, बोलचाल के भाषा में हम लोग तो अर्थ को तो स्फेरिकल कहते ही, है ना। बोलचाल के भाषा में क्या बोले, अर्थ को हम स्फेरिकल कहते हैं। ये हमारा एम मास है, ये हमारा एम क्या है, मास है, और ये डब्ल्यू वेट है। एम मास है, डब्ल्यू क्या है आपका, वेट है। ये एम मास का एक बॉडी है, अर्थ के सेंटर, ये अर्थ का सेंटर है, लेट इट बी सी, इसको सी मान लिए। तो इस मास को अर्थ अपने तरफ जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है ना अपने सेंटर की तरफ, वही फोर्स इसका वेट कहलाएगा, वही फोर्स उसका क्या कहलाएगा। क्योंकि अर्थ का रेडियस बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये जो होता है ना, ये बहुत फ्लैट जैसा लगता है देखने में, है ना। ऐसा मत कहिए कि गिर जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे है तो जरूर अर्थ को उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करके रखा होगा, और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करके रखा है वही फोर्स वेट कहलाता है ना, वही डब्ल्यू लिखे। अब आप कहिएगा वेट बराबर क्या होगा, तो सिंपल आप मान लीजिए कि अगर इस मार्कर को यहाँ से हम गिरा देते तो इस मार्कर का वेट क्या होगा, तो इसका मास m है, और अर्थ इसको जब अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना, तो अगर किसी दूसरे फोर्स को आप कंसीडर नहीं करते हैं तो इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, g के बराबर, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, a बराबर g होगा। तो आप क्या कहिएगा, सिंस, है ना, सिंस फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे फोर्स का नाम वेट है w, मास तो m है, और a किसके बराबर है, g के बराबर। तो जो वेट हो गया वो किसके बराबर हो गया यार, वेट बराबर हो गया mg, है ना। यानी किसी भी बॉडी का वेट होगा mg। m क्या है आपका, मास, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो g का वैल्यू होगा, g का जो क्या होगा, वैल्यू होगा, वो कितना होगा,
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसे होता है 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और भी लिख सकते हैं 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ कुछ क्वेश्चंस में जरूरत पड़ता है, इसीलिए सारे यूनिट में हम लोग अपने सुविधा के हिसाब से जब क्लासरूम में होंगे तो क्लास में जी का वैल्यू 10 मान लेंगे, है ना, अप्रॉक्सीमेटली, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो। और ये इसको लेके बहस छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको। बहस छेड़ने इन द सेंस क्या होता है, बहुत सारा बच्चा बोलेगा सर 9.8 कब लेंगे और 10 कब लेंगे। तो कोई भी बुक आप स्टैंडर्ड बुक सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं लिखा गया तो 9.8 मान के बनाइए, है ना। और अगर लिख दिया गया तो जितना लिखा है उतना मानिए। 11 कहेगा तो 11 मान लीजिएगा, 10 कहेगा तो 10 मान लीजिएगा, और बाय डिफॉल्ट 9.8 ही ओरिजिनल वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये बता दिए। और देखिए ऐसे क्या है कि ऐसे अगर आप बात करिएगा, ये मार्कर है, इसको अगर हम नीचे गिराएंगे तो ये अर्थ इसको अपने नीचे अट्रैक्ट कर लेगा। तो कहिएगा क्या ये अर्थ का सेंटर इसके नीचे है? नहीं, है ना। अर्थ का शेप इलिप्टिकल होता है, इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को वेट वर्टिकली डाउनवर्ड फील होता है। आप ऐसा थोड़े कि हम यहाँ जंप करेंगे तो आगे जाके गिरेंगे, ऐसा तो है नहीं, इसी जगह पे गिरेंगे। तो नॉर्मली जो बॉडी होता है वो अपना वेट किधर एक्सपीरियंस करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। इसीलिए कभी भी आप फिजिक्स में प्रॉब्लम बनाएंगे और वेट लगाना रहेगा तो वेट एक्ट्स ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट हमेशा क्या होता है आपका? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे फॉर एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस, any object on the surface of earth, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पे है, वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ये बहुत काम आएगा जो बात लिख रहे हैं, वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट हमेशा क्या होता है आपका? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है, वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पे है तो वेट हमेशा क्या होता है आपका? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। देखिए क्या बोले, जैसे मान लीजिए कोई भी एक बॉडी है m मास का, है ना, m मास का एक बॉडी है। अब ये अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, क्या बोले, m मास का ये बॉडी है और ये अर्थ के सरफेस पे क्या है? रखा हुआ है। तो अर्थ के सरफेस पे ये मास का बॉडी रखा हुआ है तो इसका वेट किधर लगेगा? तो वेट हमेशा जो होगा वो क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। वेट हमेशा क्या होगा आपका? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। और ये किसके बराबर होगा? mg के बराबर। ये फिक्स है, किस भी अवस्था में बॉडी रखा हुआ रहे। मान लीजिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे एक ऐसे रखा हुआ है ना, इसका वेट किधर एक्ट होगा? तो कहेंगे इसका भी वेट किधर एक्ट होगा यार? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg। वेट बराबर क्या होगा? mg। कहीं भी रखा होगा वेट हमेशा, अगर नहीं भी रखा हुआ है ना, अगर मान लीजिए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, एयर में है ना, ये फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है ना, तो जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा इवन उस ऑब्जेक्ट के लिए भी जो वेट होगा वो, क्योंकि ये तो ऐसा थोड़ी है कि कांटेक्ट फोर्स है कि किसी सरफेस पे रखा हुआ होगा तभी लगेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट हवा में है तब भी उस पर वेट लगेगा, है ना। तो ये वेट का खासियत है, याद रखना है। खासियत क्या है? इसका प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो देखिए कोई भी फोर्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो उसका परिचय जानेंगे, डिफिनीशन जानेंगे, एंड देन वो कैसे लगता है, किस कंडीशन में लगता है। तो यहाँ तो भाई अर्थ के सरफेस पे है तो उसका वेट तो होगा ही, ये तो जान लीजिए। वेट यानी वेट बराबर वेट वाला जो फोर्स होगा उस पर लगेगा ही। कैसे, कब लगेगा? अर्थ के सापेक्ष में देखेंगे तो क्या कहेंगे कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, और जब हम अर्थ के सरफेस पे होते तो एज्यूम होता है कि वो फोर्स हम पे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, वही फोर्स वेट कहलाता है। अगर हम अर्थ के सरफेस पे हैं तो एक्ट हो रहा है, अगर हम हवा में भी रहेंगे तब भी अर्थ हमको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। इसीलिए वेट लगाने के लिए बिल्कुल कभी मत सोचिएगा, कुछ लगे ना लगे वेट तो जरूर लगेगा, है ना। अगर हम लोग अर्थ के सरफेस के अंदर हैं तो मून पे भी जाएंगे तो वेट लगेगा। ये बात है कि अर्थ की तुलना में थोड़ा कम लगेगा, लेकिन लगेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे अर्थ का ही बात करेंगे कि अगर मान लीजिए अर्थ हमारा प्लेनेट है, हम इस पे हैं, तो वेट लगना तय है। कुछ लगे ना लगे वेट जरूर लगेगा, ये बातें ध्यान रखिएगा। नॉर्मल केस में जो होगा वेट आपका लगेगा, और वो किसके बराबर होगा? mg के बराबर। तो पहला बेसिक फोर्स के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम दूसरा बेसिक फोर्स है जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन, है ना। नॉर्मल रिएक्शन पे बात करेंगे, उसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए, देन आफ्टर हम लोग नॉर्मल रिएक्शन पे चर्चा करते हैं। आप इसको नोट करिए। देखिए दूसरा जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है हमारा? दूसरा जो फोर्स है वो क्या है आपका? दूसरा फोर्स का नाम है
नॉर्मल रिएक्शन। क्या नाम है दूसरे फोर्स का? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन। हम लिखते हैं एन से, ठीक है, किसी किसी बुक में लिखा जाता है आर से, लेकिन हम किससे लिखते हैं भाई? एन से, इसलिए कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, किसी किसी बुक में आर से भी लिखा जाता है। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन भाई? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो लिखेंगे इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे पहला बात है कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये ध्यान रखिएगा, यानी ये तभी लगेगा, कहने का मतलब इट एक्ट्स ओनली व्हेन, इट एक्ट्स ओनली व्हेन टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट। ये तभी लगता है जब दो सरफेस कॉन्टैक्ट में होता है। टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट, ये तभी लगेगा जब दो सरफेस आपका कॉन्टैक्ट में होगा। अगर कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो बिल्कुल भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। जैसा कि वेट में हम आपको बताए थे, वेट में इसका उल्टा, क्या वेट में कांटेक्ट रहने की जरूरत नहीं थी, कांटेक्ट नहीं भी रहेगा तो लगेगा, लेकिन यहाँ पे जब तक कांटेक्ट नहीं रहेगा तब तक नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स कभी भी आप नहीं लगाएंगे। दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट है, नॉर्मल रिएक्शन तभी लगेगा। इफ देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेस देयर विल बी नो एनी नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन देम, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए ये तो देख लिए भाई, ये कैसा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कब लगता है? तो दो सरफेस जब कॉन्टैक्ट में होता है। कैसे लगता है भाई? तो लिखेंगे it always acts perpendicular to the contact surface। ये हमेशा perpendicular to the contact surface लगता है। in such a way ऐसे लगता है that it tries to compress the surface on which it acts। क्या बोले भाई मेरे? हम बोले कि ये जो होता है आपका हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के, नॉर्मल नाम जो दिया गया, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, आप जानते भी होंगे। ये हमेशा जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है ना उसके परपेंडिकुलर लगता है ना, और ऐसे लगता है कि जिस सरफेस पे ये लगेगा ये उसी को दबाना चाहेगा, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको कंप्रेस करना चाहेगा, दबाएगा नहीं, दबाना चाहेगा, ऐसा महसूस होगा हमको। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है भाई, इस सरफेस पे क्या किए, हम एक ब्लॉक रख चुके हैं, इस ब्लॉक का मास m है, इस ब्लॉक का मास क्या है? m। छोड़िए मास से कोई मतलब नहीं है। ये वाला सरफेस देखिए, दो सरफेस, एक ब्लॉक का सरफेस सतह और एक ग्राउंड, दोनों आपस में कांटेक्ट में है। तो जब आपस में कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। कैसे लगेगा भाई? तो ये कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, तो देखिए ऐसे लगेगा, ये और ये। आप कहेंगे ये ऐसा क्यों बना दिए, दो क्यों बनाए? तो भाई नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक ग्राउंड पे लगाएगा, ग्राउंड भी तो ब्लॉक पे लगाएगा, एक एक्शन होगा और दूसरा क्या होगा भाई? रिएक्शन होगा। एक एक्शन और दूसरा क्या होगा? रिएक्शन होगा। अब आप कहिए क्या ये कॉन्टैक्ट, बिल्कुल देखिए कॉन्टैक्ट सरफेस पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? कितना बना रहा है? 90। अब इसको आप अलग अलग करके बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन किस पे लग रहा है? ब्लॉक पर। किस पे लग रहा है? ये ब्लॉक पर, ग्राउंड के द्वारा। और ये नॉर्मल रिएक्शन किस पे लग रहा है यार? ये वाला एक नीचे भी है, देखिए ये ऊपर वाला बना है, और ये क्या है आपका? ग्राउंड पर। ये क्या है आपका? ग्राउंड पर, ब्लॉक पर और ग्राउंड पर, है ना, दोनों नॉर्मल रिएक्शन है। इसी को अलग अलग तोड़ तोड़ के बना दिए। ऐसे तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वो है ना। अब इसके बाद देखिए भाई, इसके बाद क्या है, कहीं भी आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉडी रखा हुआ है। अब बताइए कि इसमें नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट होगा? तो भाई ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये वाला जो देख रहे हैं ये इसका कॉन्टैक्ट सरफेस है, इस पर परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ही बनेगा ना, बिल्कुल देखिए नॉर्मल रिएक्शन। कहिएगा दो क्यों बनाते हैं? तो एक इस प्लेन पे है और एक इस ब्लॉक पे, देखिए 90 डिग्री बना रहा है इस पर। अलग अलग भी आप बना सकते हैं। कहिएगा ये ब्लॉक है, चलिए ब्लॉक को अलग बना लिए, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लग रहा है आपका? नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। और उसी तरीके से प्लेन पे भी लग रहा है, अलग अलग तोड़ तोड़ के दिखा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 90 डिग्री बना रहा है ना, ये ब्लॉक पर और ये किस पर? ये इंक्लाइंड प्लेन पर और ये ब्लॉक पे। देखिए ये 90 डिग्री एंगल आपको बना रहा है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या हो गया आपका? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो कांटेक्ट में रहना जरूरी है। अब अगर कोई ब्लॉक हवा में है तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा।
ठीक है। अब देखिए आगे, इसके बाद क्या है, जैसे मान लीजिए इस तरीके का भी होता है, आप देखेंगे आगे जाके कॉन्टैक्ट फोर्स आपको भी, तो बस इंट्रोडक्शन टाइप का ही पढ़ रहे हैं, जब हम लोग कॉन्स्टेंट मोशन पढ़ने लगेंगे तो बहुत। अब देखिए दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये बगल वाला ब्लॉक। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा भाई, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 3 ठो लगेगा। एक ब्लॉक ए है ना, दूसरा ब्लॉक बी है, और एक आपका ये सरफेस हो गया, और ये दोनों सटा के रखा हुआ है। तो कांटेक्ट तो देखिए कितना सरफेस के बीच में कांटेक्ट है, ब्लॉक एक और ग्राउंड के बीच में। तो एक नॉर्मल रिएक्शन इस पे लग गया, इसको हम कह दिए क्या, Na, यानी ब्लॉक पर, और ये किस पे, ग्राउंड पे। एक नॉर्मल रिएक्शन बी पे लग गया, Nb, है ना, ब्लॉक पे और ग्राउंड पे। एक बार यहाँ पे भी तो कांटेक्ट है, यानी दोनों सरफेस सटा के रखा हुआ है, इसके बीच में भी तो कांटेक्ट है, तो यहाँ भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, है ना। यहाँ भी क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ये तो NaNb हो ही गया है। अब यहाँ भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा यार, इसके बीच में, है ना। इसको नाम दे देते हैं क्या, N दे देते हैं, चलिए N डैश दे देते हैं। क्या दे देते हैं, N डैश, तो कुछ भी दे सकते हैं, बस नाम। बस ये बताना चाह रहे हैं कि जहां जहां टच करेगा ना, वहां वहां नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और कैसे लगेगा भाई, तो हमेशा देखिए कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, और ऐसे लगेगा। देखिए जमीन पे लग रहा है, नहीं लग रहा है कि जमीन को दबा दे रहा है, कॉम्प्रेस कर दे रहा है। ये ब्लॉक पे लग रहा है, ऐसे लगेगा कि ब्लॉक को क्या कर दे रहा है, जमीन कॉम्प्रेस कर रहा है, दबा रहा है। इसमें भी क्या लगेगा कि इंक्लाइंड प्लेन को कॉम्प्रेस कर रहा है। इस मैनर में लगेगा कि लगेगा उसको क्या कर रहा है, कॉम्प्रेस कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके बाद क्या है, कहीं भी, मतलब ऐसा नहीं, कहीं भी नॉर्मल रिएक्शन लगा सकते हैं, बस दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट होगा। यूं कह दे, जहां जहां सटेगा, जहां जहां टच करेगा, वहां वहां आप नॉर्मल रिएक्शन लगाइएगा। जैसे देखिए भाई, अब मान लीजिए कि इस तरीके का आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए आप इस तरीके का एक एग्जांपल करते हैं, एक गोला है ना, और ये क्या हो गया आपका, दूसरा गोला हो गया भाई। अब ये कि यहां टच कर रहा है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन तो यहां लगा दिए। चलिए अब देखिए, दो बनाते हैं इसलिए कि एक ब्लॉक पे है, ग्राउंड पे है, यहां भी लगा दिए कॉन्टैक्ट सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, N2 बना दिए, है ना। अब यहां भी तो लग रहा है, और ध्यान रखिएगा स्फेरिकल वाला होगा ना, तो सेंटर से जरूर पास करेगा। जैसे सेंटर, अब इसके बीच का है, तो ये दोनों के सेंटर से पास करेगा। इसको आप कह दीजिए N12, है ना, N12 नहीं कहते, है ना, N डैश कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम, N डैश, ठीक है ना, उसको हम कहेंगे N डैश। अब देखिए आप कि एक जगह यहाँ टच किया तो नॉर्मल रिएक्शन लगा, एक बार यहाँ टच कर रहा तो लगा, एक बार यहाँ टच कर रहा तो 3 बार लगा ना नॉर्मल रिएक्शन। जैसे जैसे जहाँ जहाँ टच करेगा वहाँ वहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अब जैसे मान लीजिए आप इस तरीके का बात समझिए कि आप एक गोला ले लिए, है ना, और ये जो गोला आप ले लिए हैं, इस गोले में क्या देखना है आपको, देखिए ये गोला है, ऐसे ट्रायंगुलर ग्रूव में रखा हुआ है इस तरीके से। अब बताइए कहाँ कहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। 3 जगह टच करता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा गोला, 1, 2 और 3। ये सेंटर पे, कहीं भी यहाँ पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन तो सेंटर से जरूर पास करेगा भाई। एक नॉर्मल रिएक्शन तो हम ये लगा दिए, चलिए, है ना, ए पे टच कर रहा था तो इसका नाम दे दिए Na, है ना। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा यार, यहाँ पे, इसका नाम दे दिए क्या, Nb, ठीक है। अब तीसरा नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगा, यहाँ पे टच कर रहा है, ये C पॉइंट का नाम है। इस नॉर्मल रिएक्शन को क्या कह दिए हम, Nc। देखिए यानी इस गोला को अगर आप अलग से बनाइएगा ना, तो इस पर 3 नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। इस गोले पर 3 नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, एक A के कारण, एक B के कारण, एक क्या के कारण, C। A जो है, A जहाँ पे टच कर रहा है, ये गोला को दबाएगा, कॉम्प्रेस करेगा, तो अलग से बनाना चाहते तो A पे नॉर्मल रिएक्शन। B है ना, B पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका नाम B है। B पे टच कर रहा है तो ये भी गोला को क्या करेगा, कॉम्प्रेस करेगा। ये नहीं कॉम्प्रेस मतलब ये B को ऐसे चाहेगा कि गोला को दबा दे, कॉम्प्रेस कर दे। ये जो नीचे लग रहा है, ये इस ग्रूव पे लग रहा है जिसमें वो बंद है, इस पे, किस पे, हमारे गोला पे इधर लगेगा। और ये वाला, ये भी चाहेगा ना कि हम गोला को क्या करें, दबा दे, दबाएं, कॉम्प्रेस करें, तो इधर Nc, है ना, Nc। ये 3 नॉर्मल रिएक्शन गोला पे लग रहा है जो हम बना के दिखा दिया आपको, Na, Nb और क्या, Nc। जहाँ जहाँ टच कर रहा था बना दिए, परपेंडिकुलर होगा,
ठीक है। और अगर स्फेरिकल बॉडी है तो जरूर सेंटर से पास करेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, है ना। अब देखिए इसमें आप Na दो जगह लिखे तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये Na इस ग्रुप पे लग रहा है गोला के द्वारा, यानी स्फेयर के द्वारा, और ये जो Na है वो कौन लगा रहा है, ग्रुप लगा रहा है। ऐसे लगा रहा नहीं लग रहा है कि इसको कॉम्प्रेस कर रहा है, दबा देना चाह रहा है, तो दबा देना चाहेगा तो किधर लगेगा, उधर लगेगा। उसी तरीके से NB भी लग रहा है, उसी तरीके से क्या लग रहा है, ये लगेगा, ये वाला इसको क्या करेगा, दबाएगा, कॉम्प्रेस करेगा, ये भी लगेगा कॉम्प्रेस कर रहा है। तो ये गोला पे 3 नॉर्मल रिएक्शन। इसका भी आप बना सकते हैं, आप कहिएगा नहीं हम ग्रूव का बनाएंगे, तो लीजिए ग्रूव तो ट्रायंगुलर है, बना दिए, इसको ग्रूव कहते हैं। Na हो गया, इस पे Na लग रहा है यार, और इस पे क्या लग रहा है बोलिए, Na लग रहा है, और इस पे क्या लग रहा है, इधर की ओर NB लग रहा है ना, और इधर की ओर इसने NC लगेगा इधर, और इधर की ओर क्या लगेगा बोलिए, नीचे की ओर क्या लगेगा, इस पे NB लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये 3 नॉर्मल रिएक्शन, यानी ये स्फेयर के द्वारा इस गोले पे लगाया जा रहा है, सॉरी उल्टा बोल दिया, इस गोले के द्वारा इस ग्रुप पे लगाया जा रहा है, और ये किस पे लग रहा है, इस स्फेयर पे, गोला पे, किसके द्वारा, इस ग्रुप के कांटेक्ट के कारण। 3 जगह टच किया, 3 मतलब समझ लीजिए जहाँ जहाँ टच करेगा वहाँ वहाँ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। आप ऐसा भी मान लीजिए एक V शेप कभी कभी देता है आपका, इस तरीके का स्फेयर ले लेगा, V शेप ग्रूव है, देख रहे हैं ना, V शेप, कहेगा नॉर्मल रिएक्शन लगाइए, तो बताइए यहाँ टच कर रहा है तो एक नॉर्मल रिएक्शन तो ये हो गया यार, इस पे लगेगा ऐसे, है ना, ये लगेगा, मान लीजिए इसका नाम हो गया N1, है ना, और एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ हो गया, सेंटर से थोड़ा पास कराते हैं इसको, सेंटर यहाँ मानते हैं, देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया आपका, N2, N2 N2 N1 N1, है ना। अब कहेगा कि इस गोला पे क्या लग रहा है नॉर्मल, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं उसी का, ऐसा नहीं कि और फोर्स नहीं लग रहा, वो लग सकता है। इधर की तरफ क्या लग रहा है N1, और इधर की तरफ क्या लग रहा है N2, गोला पे, यानी ऐसा लगेगा कि ये ग्रूव, अगर ये ग्रूव गोला को दबाना चाहेगा तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसे दबाएगा, इसी तरीके से दबाएगा, है ना। अगर ये ग्रूव चाहेगा कि हम गोल इस स्फेयर को दबाएं तो क्या करेगा, ऐसे ही दबाएगा, तो देखिए N2 लगा। ये चाहेगा ऐसे हम दबाएं, इसको कॉम्प्रेस कर दें, तो देखिए N1, है ना। तो N1 और N2 दोनों नॉर्मल रिएक्शन आपको हम लगा के दिखा दिए। तो थोड़ा थोड़ा बात क्लियर हो रहा होगा, ऐसा हम समझ रहे हैं, ठीक है, आप भी समझ रहे होंगे। और अब आप इसको नोट करिए, इसके बाद हम लोग इसमें और पढ़ेंगे। जैसे इसमें ऐसा नहीं कि नॉर्मल रिएक्शन खत्म हो गया, अभी बस हम बता रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो कब, कैसे और क्यों लगता है। और याद रखिएगा, हमेशा नोट करके लिख लीजिएगा कि नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा यार, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। नॉर्मल रिएक्शन कभी निगेटिव में नहीं आ सकता। नॉर्मल रिएक्शन अगर 0 या निगेटिव में आ गया है ना, तो उसका मतलब ये समझना है कि ब्लॉक और सरफेस के बीच में कांटेक्ट नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, कभी कभी क्वेश्चन बनाने में गलती हो जाएगा, तो देखिएगा नॉर्मल रिएक्शन निगेटिव में आ गया, ये 0 आ गया, यानी उस समय ब्लॉक और सरफेस के बीच में कांटेक्ट नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन सॉल्व किए और सॉल्यूशन सही है, लेकिन आपका नॉर्मल रिएक्शन निगेटिव में आ गया, उससे आप ये बात कंक्लूड कर सकते हैं उस समय कि नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो, मतलब सॉरी, नॉर्मल रिएक्शन 0 या निगेटिव आ गया, मतलब कि दोनों सरफेस के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, है ना, कांटेक्ट खत्म हो चुका है, दोनों के बीच का संपर्क टूट चुका है, तभी नॉर्मल रिएक्शन निगेटिव में आ गया। और निगेटिव नहीं होता, आप कह सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। निगेटिव भी आया तो उसको 0 ही समझना, 0 मतलब नॉर्मल रिएक्शन ही 0 है, मतलब क्या, दोनों सरफेस के बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं। निगेटिव में भी आएगा तभी 0 ही मानिएगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे जो हमारा तीसरा फोर्स है वो है टेंशन, है ना। फिर चौथा फोर्स भी हम लोग पढ़ेंगे, वो होगा हमारा स्प्रिंग फोर्स। इसको नोट करिए। देखिए अब हम बात करेंगे तीसरा जो हमारा बेसिक फोर्स आज का चर्चा का है, वो है किस, क्या नाम है उसका, हम लोग क्या देख चुके हैं, नॉर्मल रिएक्शन और वेट। तीसरा जो हम लोग आज बात करेंगे वो कौन सा होगा, तो तीसरा जो है वो है हमारा टेंशन, है ना। तीसरा जो बेसिक फोर्स है वो क्या है भाई, टेंशन, ठीक है। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे टेंशन पे कि टेंशन क्या होता है ना। जैसा कि नाम ही है टेंशन, टेंशन मतलब वो वाला टेंशन नहीं जो हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। टेंशन का मतलब होता है जब भी कोई स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब होता है धागा,
जब भी कोई स्ट्रिंग टाइट होगा, है ना, टाइट स्ट्रिंग में ये फोर्स आता है, इसका नाम क्या है आपका, टेंशन, है ना। जब स्ट्रिंग टाइट होगा तब टेंशन लगेगा। जैसे ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग रहेगा तो टेंशन लगेगा, ऐसा नहीं सोचना है। स्ट्रिंग रहेगा और स्ट्रिंग टाइट रहेगा तभी टेंशन वाला फोर्स एक्ट होगा। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कब लगता है, जैसे नॉर्मल रिएक्शन कब लगा वो भी बताया कि दो सरफेस कांटेक्ट में था तब लगा। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि टेंशन कब लगेगा, तो इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन टाइट स्ट्रिंग। ये हमेशा किस पे एक्ट होता है भाई मेरे, टाइट स्ट्रिंग। जब स्ट्रिंग टाइट रहेगा ना तब ये नॉर्मल टेंशन वाला फोर्स क्या होगा, एक्ट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि कैसे लगता है नॉर्मल टेंशन वाला फोर्स। तो टेंशन वाला फोर्स कैसे लगता है भाई, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि टेंशन हमेशा, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स इन सच अ वे, ऐसे एक्ट होता है, इन सच अ वे दैट इट ट्राइज टू कॉम्प्रेस या रिड्यूस इट्स लेंथ। मतलब ऐसे लगेगा ना, लगेगा उसके लंबाई को घटाना चाह रहा है, रिड्यूस इट्स लेंथ, घटाएगा नहीं, क्या बोल रहा है। आपको महसूस ऐसा होगा कि जब स्ट्रिंग को देखिएगा, टेंशन लगता हुआ स्ट्रिंग को देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि उसके लेंथ को वो घटाना चाह रहा है, आपको ऐसा लगेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये बात हो गया कि ये टेंशन हमेशा ऐसे एक्ट होता है कि जो होता है स्ट्रिंग के लेंथ को क्या करता है, घटाना चाहता है, ये बात। अगला बात क्या है भाई कि टेंशन हमेशा कनेक्टिंग बॉडी से दूर लगता है। मतलब स्ट्रिंग होगा और स्ट्रिंग किसी बॉडी से कनेक्टेड होगा तो कनेक्टेड बॉडी से हमेशा क्या होगा, वो आपका दूर लगेगा, है ना। उसका नियरेस्ट कनेक्टिंग बॉडी से वो दूर होगा, अवे फ्रॉम कनेक्टिंग बॉडी। तो क्या लिखिएगा यहाँ से आप लिखिएगा टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम कनेक्टिंग बॉडी, अवे फ्रॉम कनेक्टिंग बॉडी। जो कनेक्टिंग बॉडी होता है उससे हमेशा दूर लगेगा। ये तीन बात याद रखिएगा ना, तो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सिचुएशन में आपको टेंशन लगाने में कोई गड़बड़ी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे देखिए भाई क्या बोले कि मान लीजिए कि ऐसे आप समझिए ना, मान लीजिए एक सीलिंग है, या कह दीजिए रिजिड सपोर्ट है और ये एम मास है, ऐसे लटका हुआ है। अब क्या इसमें टेंशन आएगा, तो खुद सोचिए, ऐसे वर्टिकली हैंग करेंगे तो खुद ब खुद टेंशन आ जाएगा। इसका जो वेट है नीचे की ओर वो स्ट्रिंग को क्या कर लेगा, टाइट करेगा, तो इसमें टेंशन आएगा। अब है कि कैसे टेंशन आएगा भाई, तो जो कनेक्टिंग बॉडी है टेंशन हमेशा उससे क्या लगता है, दूर लगता है। तो कनेक्टिंग बॉडी कौन, देखिए ये एक बॉडी तो ये हो गया आपका, जिससे ये मास हो गया, और एक हो गया आपका क्या, रिजिड सपोर्ट, इससे हमेशा दूर लगेगा। देखिए रिजिड सपोर्ट से भी दूर मतलब ये, और मास से भी क्या लग गया आपका, दूर लग गया। देखिए यानी मास से भी दूर लग रहा है, देखिए मास से भी क्या लग रहा है, अवे लग रहा है, और रिजिड सपोर्ट से भी क्या हो रहा है, मतलब दूर लग रहा है। तो यही पहचान है। और आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि जब ये टेंशन लग रहा है ना, तो ऐसे लग रहा है कि स्ट्रिंग के लेंथ को क्या कर दे रहा है, घटाना चाह रहा है। मतलब स्ट्रिंग इतना लंबा है, उसके लेंथ को ऐसे दबाएंगे तब ना घटेगा, तो लगेगा कि उसके लेंथ को क्या करना रहा है, वो घटाना चाह रहा है। हर बात आपको फील हो जाएगा टेंशन लगता हुआ देख के। अब आगे देखिए, आगे क्या है भाई, अब जैसे मान लीजिए कि इस तरीके का सिचुएशन आपके पास आ गया है, कहीं पे भी, बहुत जगह पे आएगा। अब देखिए एक मास है m1 और दूसरा मास है m2, दोनों के बीच में ये रस्सी है, धागा। क्या इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, तो आप जवाब में लिखिएगा नहीं। क्यों, क्योंकि ऐसे दो मास के बीच में स्ट्रिंग डाल देंगे तो टेंशन नहीं आएगा। जब तक वो खींचेगा नहीं तब तक टेंशन नहीं आएगा। तो देखिए मान लीजिए F फोर्स लगा के हम खींचेंगे तो कुछ समय के बाद अपने आप ही स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा। और देखिए T टेंशन लगाए, आप कहिएगा ऐसे क्यों लगाए, तो देखिए M1 के नज़दीक वाला टेंशन M1 से दूर, M2 से नज़दीक वाला टेंशन M2 से दूर। दो टेंशन सेम ही है, बस कनेक्टिंग बॉडी से दूर बनाना होता है। M2 यहाँ पे कनेक्टिंग बॉडी है, उससे दूर बन रहा है, M1 यहाँ पे कनेक्टिंग बॉडी है, उससे क्या हो रहा है, दूर बन रहा है। और ऐसे लग रहा है लगाने के बाद कि वो उसके लेंथ को क्या कर रहा है, रिड्यूस करना चाह रहा है, घटाना चाह रहा है। इस तरीके से टेंशन लगता है। कहीं भी किसी भी सिचुएशन में आप बहुत जगह पे पढ़िएगा। अब जैसे मान लीजिए कि इस तरीके का सिचुएशन आपके सामने आ जाएगा, एक मास ऐसे रख देगा, एक पुल्ली है, पुल्ली का तो नाम सुने होंगे, नहीं भी सुने होंगे तो आगे आप पढ़ लीजिएगा इस चैप्टर में। और ये देखिए, ठीक है ना, और ये मास M1 है, ये मास क्या है, M2। अब कहेगा कि यहाँ पे टेंशन आएगा, तो जरूर आएगा। देखिए
अलग अलग टेंशन नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। जब तक स्ट्रिंग मासलेस होता है तब तक टेंशन क्या होता है आपका, सेम होता है। तो ये देखिए यहाँ भी टेंशन टी लगा, यहाँ भी टेंशन टी। जो भी कनेक्टिंग बॉडी है, जैसे कनेक्टिंग बॉडी यहाँ पे M1 और पुल्ली है, पुल्ली से भी दूर और टेंशन से भी दूर। कहिएगा दो क्यों बनाते हैं, तो कहेंगे एक एक्शन है दूसरा रिएक्शन है ना। देखिए कैसे लग रहा है, लगेगा कि जहां लग रहा है वहां पे लगते हुए स्ट्रिंग के लेंथ को घटा देगा, हालांकि घटाता नहीं है, लगता है कि उसके लेंथ को घटा रहा है। अब कहिएगा नहीं हम यहाँ पे बनना चाहते हैं, तो रूल है जो भी कनेक्टिंग बॉडी दिख रहा है, देखिए कनेक्टिंग बॉडी से दूर कनेक्टिंग, टेंशन सेम है क्योंकि स्ट्रिंग सेम है ना। ये हुआ टेंशन लगाने का तरीका। अब टेंशन के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना होगा। बहुत जगह पे आप टेंशन देखिएगा, जैसे ये आपका पुल्ली सिस्टम वाला, ये देख लिए इस तरह का आपका केस मिलेगा। ये एक स्ट्रिंग हो गया है ना, ये पूरा स्ट्रिंग एक ही है, पुल्ली के ऊपर से पास किया है ना। ये मास हो गया, एक मास हो गया M1 और एक मास क्या हो गया M2, दो मास हो गया ना भाई, M1 और क्या M2। कहेगा टेंशन लगाने के लिए, क्या कहेगा, टेंशन लगाइए। तो भाई यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी क्या होगा, सेम। कहीं भी लगाने कहेगा तो ऐसे बनाइएगा T और T, इस साइड में बनाए क्यों, कनेक्टिंग बॉडी से दूर, और ऐसे कि लगे कि स्ट्रिंग के लेंथ को क्या कर रहा है, कॉम्प्रेस कर रहा है। यहाँ भी कनेक्टिंग बॉडी से क्या होगा, दूर, और ऐसे कि लगेगा कि स्ट्रिंग के लेंथ को क्या करना चाह रहा है, वो कॉम्प्रेस करना चाह रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया टेंशन, है ना। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या देखना बच गया है, आगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप टेंशन के बारे में देखेंगे। देखिए जैसे कि बात करिए आप सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि जब आप क्वेश्चन बनाएंगे ना तो लिखा हुआ रहेगा द स्ट्रिंग इज लाइट, है ना, द स्ट्रिंग इज लाइट और इन इलास्टिक या इन एक्सटेंसिव, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है ये आप समझिएगा, है ना। लिखेंगे इफ अ स्ट्रिंग इज लाइट, लाइट कहने का मतलब होता है ना मासलेस। इफ अ स्ट्रिंग इज लाइट, लाइट कहने का मतलब है मासलेस। अगर स्ट्रिंग मासलेस है कहने का मतलब स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है। 99% चांस में, 99% क्वेश्चन में यही चांस होगा कि कहेगा कि स्ट्रिंग जो है आपका वो मासलेस है ना, लाइट है, ठीक है। तो देखिएगा क्या होगा, तो अगर लाइट है तो पता है क्या लिखिएगा, यहाँ लिख ही दीजिए देन, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सारे पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। देन टेंशन एट ईच पॉइंट ऑफ अ स्ट्रिंग, देन टेंशन एट ईच पॉइंट ऑफ अ स्ट्रिंग, ईच पॉइंट ऑफ अ स्ट्रिंग विल बी सेम, ठीक है, विल बी सेम। स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होगा भाई मेरे, सेम होगा। अगर आप स्ट्रिंग को लाइट मानते हैं यानी मासलेस मान लेते हैं तो सारे पॉइंट पे, जैसे यहाँ तो हम बहुत आसानी से बना दे रहे हैं ना, ये M1 हो गया, ये क्या हो गया M2 हो गया, ये M1 हो गया, ये क्या हो गया M2 हो गया, ठीक है, M1 M2 हो गया। किसी भी पॉइंट पे, A पॉइंट पे, B पॉइंट पे, कहीं भी बनाना होगा ना तो कहिएगा जो टेंशन A पॉइंट पे होगा वही टेंशन B पॉइंट पे होगा। कब, जब स्ट्रिंग आपका मासलेस होगा यानी लाइट होगा तब, ठीक है। जब तक स्ट्रिंग में का कोई मास नहीं है, लाइट है, तो टेंशन हर एक पॉइंट पे सेम हो, आसानी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे बना दिया ना आसानी से टी, सोचे ही नहीं, क्योंकि हर पॉइंट पे सेम ही टेंशन होता है, क्योंकि 99% केस में क्वेश्चन में स्ट्रिंग मासलेस होता है ना। लेकिन जब मैसिव होगा तब क्या करेंगे, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखिए क्या है आगे है इफ द स्ट्रिंग इज मैसिव, इफ द स्ट्रिंग इज मैसिव, अगर जो स्ट्रिंग है वो क्या है आपका मैसिव है। मैसिव करने का मतलब क्या है कि जो स्ट्रिंग है उसका मास है ना, यानी मास है। तो उस कंडीशन में आप क्या कहिएगा, देन टेंशन एट ईच पॉइंट इज नॉट सेम, हर एक पॉइंट पे टेंशन जो होगा वो सेम नहीं होगा। देन टेंशन एट ईच पॉइंट इज नॉट सेम, तब हर पॉइंट पे टेंशन सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। अगर स्ट्रिंग मैसिव है तो मैसिव स्ट्रिंग को कभी कभी क्वेश्चन में रॉड वगैरह भी बोल देता है कि रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, मतलब मैसिव। अगर मैसिव है तो मान लीजिए पता है क्या होगा, ये हो गया एक और ये दो। मैसिव मतलब थोड़ा चलिए मोटा स्ट्रिंग बना दिए, है ना। मैसिव मतलब क्या किया, थोड़ा मोटा स्ट्रिंग बना दिए। तो इस कंडीशन में देखिए क्या घटना घटेगा, ये M1 हो गया, ये क्या हो गया M2, ठीक है। अब ये मान लीजिए दो पॉइंट है, पॉइंट A और एक पॉइंट है B, तो यहाँ पे कभी ये मत कह दीजिएगा कि A और B पे टेंशन सेम हो, ऐसा कहना गलत होगा। कहिएगा A और B पे टेंशन सेम नहीं हो,
ए और बी पे टेंशन सेम नहीं होगा, अलग अलग टेंशन होगा। क्या बोले? अलग अलग टेंशन होगा हर पॉइंट पे। अगर स्ट्रिंग का मास दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हर पॉइंट पे टेंशन एक जैसा नहीं होगा। उस समय आपको आप कहिएगा कितना होगा, तो कितना होगा ये निकालने अभी नहीं सीख रहे हैं, अभी हम ये टेंशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि टेंशन क्या होता है, कब लगता है। तो आपको ये बता दिया गया कि टेंशन कब लगता है, कितना लगता है, ये अभी कैलकुलेट करने के लिए नहीं। जब हम कांस्टेंट मोशन पढ़ेंगे तो अलग अलग सिचुएशन में आपको टेंशन कैलकुलेट करने सिखाएंगे हम वहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि पढ़ना है क्वेश्चन में कि स्ट्रिंग को कह दिया लाइट है, ये कह दिया मैसिव है, तो 99% चांस है कि वो लाइट ही कहेगा, 1% चांस है कि मैसिव कहेगा। अगर लाइट कहेगा तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम, और अगर मैसिव कहेगा तो हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा? अलग अलग। और याद रखना है कि टेंशन पता करने के लिए जो स्ट्रिंग है वो आपका इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। इनएक्सटेंसिबल कहने का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग को में फोर्स लगा तो खींच के लंबा हो गया, खींच के क्या हो गया आपका? लंबा हो गया। तो लिखिएगा, लिखेंगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस स्ट्रिंग विल बी इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग विल बी इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल कहने का मतलब फोर्स लगने से उसके लंबाई में कोई यानी इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं कि उसमें टेंशन आए तो खींच के लंबा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब एग्जाम वगैरह में आप क्वेश्चन बनाइएगा तो लिखेगा द स्ट्रिंग इज लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल। जो स्ट्रिंग होगा वो क्या होगा आपका? लाइट और इनएक्सटेंसिबल होगा। ठीक है, तो इनएक्सटेंसिबल कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि उसके अंदर इलास्टिक नेचर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, मतलब फोर्स के लगने से, टेंशन आने से उसके लंबाई में, लेंथ में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये हुआ टेंशन लगाने का बाद कि टेंशन कब लगेगा, ये सब ध्यान रखिएगा। कनेक्टिंग बॉडी से दूर, और ऐसा लगेगा कि उसको हम लगाने के बाद आप महसूस करिएगा कि ये कहीं स्प्रिंग के लेंथ को ना रिड्यूस कर दे, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ना। और जहाँ से जहाँ तक स्ट्रिंग सेम रहेगा वहाँ से वहाँ तक टेंशन सेम रहेगा। लगाने का तरीका बता ही दिया। अब मान लीजिए कि कभी ऐसे दे दिया और कहा कि 3 ब्लॉक दे दिया, 1, 2 और 3, और कहा कि बस लगाइए टेंशन, इधर F4 से खींचना है। तो 2 स्ट्रिंग है ना भाई, 1 और 1 2, तो यहाँ पे टेंशन T1 और यहाँ पे टेंशन इस स्ट्रिंग में क्या T2। कहिएगा अलग अलग टेंशन क्यों बना है? तो टेंशन स्ट्रिंग के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। जहाँ से जहाँ तक स्ट्रिंग सेम रहेगा वहाँ से वहाँ तक का टेंशन सेम रहेगा। स्ट्रिंग बदल जाएगा, टेंशन बदल जाएगा। इसीलिए 2 अलग अलग स्ट्रिंग है तो यहाँ टेंशन T1 लगाए, कितना टेंशन लगाए यहाँ भाई मेरे? T1 लगाए, और यहाँ पे टेंशन क्या लगाए? T2 लगाए। तो ये स्ट्रिंग का, ये टेंशन का मामला हो गया। अब हम लोग चौथा जो पढ़ेंगे वो होगा स्प्रिंग फोर्स। क्या होगा चौथा भाई? स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो आप लिख डालिए, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है, शायद बोर्ड पे चमक रहा है इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा होगा, स्ट्रिंग लिखा है। ठीक है, अब आप इसको लिख डालिए, फिर हम लोग बात करेंगे स्प्रिंग फोर्स के बारे में। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे किस चीज का? स्प्रिंग फोर्स का, जो हमारा आज का लास्ट बेसिक फोर्स जो हम लोग पढ़ेंगे। एक और होता है फ्रिक्शन, जो कि हम एक अलग चैप्टर में ही पढ़ते हैं, यहाँ पे उसका चर्चा नहीं करेंगे, है ना। आज हम लोग चौथा जो फोर्स पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स। क्या होता है स्प्रिंग फोर्स भाई? FSP। अब नाम सुना हुआ लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? स्प्रिंग से तो स्प्रिंग का तो नाम आप सुने होंगे। देखिए, जब भी किसी स्प्रिंग को क्या करते हैं हम? कॉम्प्रेस करते हैं या इलोंगेट करते हैं, है ना। तो स्प्रिंग एक फोर्स लगाता है, स्प्रिंग खुद फोर्स लगाता है। हम फोर्स लगाएंगे तो कॉम्प्रेस या इलोंगेट होगा, और वो अपने नेचुरल लेंथ को रिस्टोर करने के लिए वो खुद अपने आप पर एक फोर्स लगाता है। उसी फोर्स को स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसी फोर्स को? स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। तो लिखेंगे कि वेन, ऐसे नहीं लगेगा, कोई स्प्रिंग रखा हुआ है तो कभी स्प्रिंग फोर्स नहीं लगेगा, जब उसको कॉम्प्रेस या इलोंगेट करेंगे तभी लगेगा। तो लिखेंगे व्हेन अ स्प्रिंग इज कॉम्प्रेस्ड और इलोंगेटेड। व्हेन अ स्प्रिंग इज क्या? कॉम्प्रेस्ड और इलोंगेटेड। जब भी किसी स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे यार? स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करेंगे या क्या करेंगे? इलोंगेट करेंगे। व्हेन अ स्प्रिंग इज कॉम्प्रेस्ड और इलोंगेटेड, देन अ फोर्स acts on it in such a way, इस पर एक फोर्स लगता है in such a way that, ऐसे लगता है, it tries to restore its natural length, restore its natural length।
ऐसे लगता है कि वो अपने नेचुरल लेंथ को क्या चाहता है कि रिस्टोर कर ले। ध्यान दीजिए क्या बोले कि जब भी किसी स्प्रिंग को हम कॉम्प्रेस या इलोंगेट करते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है ना, देन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट, है ना, बाय इटसेल्फ, उस पर खुद से एक फोर्स लगता है, एक्ट्स ऑन, देन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट सेल्फ, उसके खुद पे एक फोर्स, देन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट सेल्फ, उसके खुद पे एक फोर्स लगता है ना, ऐसे कि वो अपने नेचुरल लेंथ को, जो उसका ओरिजिनल लेंथ है, वो उसको रिस्टोर करना चाहता है। उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रिंग फोर्स, है ना। दैट रिस्टोरिंग फोर्स, उसी रिस्टोरिंग फोर्स को क्या कहा गया है, स्प्रिंग फोर्स। दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। उसी रिस्टोरिंग फोर्स को कौन सा फोर्स कहा गया भाई मेरे, स्प्रिंग फोर्स कहा गया है, ठीक है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद क्या है भाई, मान लीजिए ये हो गया स्प्रिंग है, ध्यान दीजिएगा, ये स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ है L0, ऐसे था। अब मान लीजिए इस स्प्रिंग को हम खींचे, एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम खींचे, तो ये वो फोर्स है जो हम लगा के इसको खींच रहे हैं, है ना, एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम खींच दिए, ठीक है। कितना खींच गया भाई, इस डायरेक्शन में x, या फिर आप ऐसे कह दीजिए इसको हम कॉम्प्रेस कर दिए, दबा दिए, है ना, कितना दबा दिए, x, इस तरीके से ये कॉम्प्रेस किए, इलोंगेट किए। तो जानते हैं जब इसको आप कॉम्प्रेस करिएगा ना, ऐसे खींचिएगा, अब आप ऐसे सोच रहे हैं कि हम इसको खींच रहे हैं, अब जब छोड़ेंगे तो ये खुद पर एक फोर्स लगाएगा, इसके अपने आप पर एक फोर्स लग जाएगा, और वो कैसे लगेगा, इधर की तरफ, और चाहेगा कि हम क्या कर लें, अपने नेचुरल लेंथ को रिस्टोर कर लें। छोड़िएगा, स्प्रिंग को खींचे, छोड़ेंगे, अब भागेगा उधर की तरफ, अपने नेचुरल लेंथ की तरफ, तो इधर लगेगा स्प्रिंग। इसमें क्या है कि हम इसको दबा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स की मदद से क्या कर रहे हैं, इसको हम दबा रहे हैं। जब दबाएंगे छोड़ देंगे तो अपने आप को क्या करेगा, पीछे पलटी मारेगा, है ना, तो स्प्रिंग फोर्स इधर एक्ट होगा, यही है स्प्रिंग फोर्स। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लग रहा हो, नेचुरल लेंथ में कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं लगता है ना। जब भी उसको हम लोग कॉम्प्रेस या इलोंगेट करते हैं तभी स्प्रिंग फोर्स एक्ट होता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। अब क्या है भाई मेरे कि देखना है कि स्प्रिंग फोर्स निकालते कैसे हैं, तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, जो स्प्रिंग फोर्स है FSP, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -x के। अब देखिए माइनस क्यों लगा हुआ है भाई, तो देखिएगा x है डिस्प्लेसमेंट यानी कॉम्प्रेशन या इलोंगेशन, तो इधर के तरफ हुआ है इलोंगेशन, तो स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। इधर के तरफ हुआ है आपका क्या, कॉम्प्रेशन, तो स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या कॉम्प्रेशन है या इलोंगेशन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स होता है, इसीलिए माइनस साइन लगा रहा है। माइनस साइन क्या बता रहा है कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो एंटी पैरेलल है किसके, x के, किसके है, x के, डिस्प्लेसमेंट के, इलोंगेशन के। इसीलिए आप क्या कहिएगा कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो किसके बराबर है, -kx के बराबर है। क्या कहिएगा, इसीलिए जो स्प्रिंग फोर्स है ना, वो किसके बराबर है, -kx। देख लीजिए, आप कहिएगा k माइनस तो था ही, k कहाँ से आया है भाई, तो k जो है यहाँ पे k क्या है आपका, स्प्रिंग कांस्टेंट। k क्या है आपका, स्प्रिंग कांस्टेंट ना, k क्या है आपका, k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, k स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब ये क्या है भाई, स्प्रिंग कांस्टेंट, तो सोचिए स्प्रिंग आप बहुत तरह का देखे होंगे, एक आपके बाइक के शॉकर में भी यूज होता है, एक आप टिचुक वाला पेन में भी यूज करते हैं स्प्रिंग। तो क्या टिचुक वाले पेन को स्प्रिंग में थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तुरंत खींच जाएगा, लेकिन आपके बाइक के शॉकर में जो उतना फोर्स उस पर लगाइएगा तो उसको कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सब डिपेंड करता है के पे, है ना। के डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ स्प्रिंग पे। के किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ स्प्रिंग। और स्प्रिंग के नेचर को डिसाइड करने के लिए ढेर सारा फैक्टर है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्प्रिंग फोर्स किस कंडीशन में लगता है। थोड़ा सा चर्चा हम लोग के पे कर ही लेते हैं, है ना, थोड़ा सा चर्चा किस पे कर लेते हैं, के मतलब क्या है यार, स्प्रिंग कांस्टेंट। के मतलब क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। इस पर थोड़ा सा चर्चा करना बनता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे आएगा, फिजिक्स में आज पढ़ लीजिएगा, वर्क एनर्जी पावर से लेके सारे चैप्टर्स में ये काम आता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या देखिएगा यहाँ से, स्प्रिंग कांस्टेंट, तो के है, तो के बराबर क्या देखिएगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करिएगा तो स्प्रिंग फोर्स बटा एक्स, स्प्रिंग फोर्स बटा एक्स, अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो। और यूनिट क्या होगा, न्यूटन, और नीचे मीटर है तो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट होता है, ठीक है ना। और ये सब ध्यान रखना है जो आपको बता चुके हैं, स्प्रिंग फोर्स और एक्स के बीच का रिलेशन।
उसके बाद ये ध्यान रखना है, यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड लिखे इसीलिए माइनस साइन नहीं लगाए हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या देखिएगा आप कि जो होता है ना किस किस चीज़ पे के डिपेंड करता है, तो के डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ स्प्रिंग। नेचर ऑफ स्प्रिंग, जो स्प्रिंग है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। के किस पे डिपेंड करता है भाई? नेचर ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड करता है। और नेचर ऑफ स्प्रिंग कहने का मतलब देखिए, नेचर ऑफ स्प्रिंग में क्या क्या चीज़ आ गया। सबसे पहला तो हो गया डेंसिटी ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल से बना हुआ उसके डेंसिटी पे, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, है ना। दूसरा क्या है? दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। के इस फैक्टर पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी उसके पर यूनिट लेंथ में कितना टर्न है स्प्रिंग में, उसके यूनिट लेंथ में कितना टर्न हुआ है, उस पर के का वैल्यू डिपेंड करता है। और किस पे के का वैल्यू डिपेंड करता है ना। और के का वैल्यू डिपेंड करता है डायमीटर ऑफ टर्न पे, जो टर्न है वो कितना बड़ा है, डायमीटर ऑफ टर्न पे। इन सारे चीज़ पे के का वैल्यू डिपेंड करता है। मटेरियल का प्रॉपर्टी है कि कोई फॉर्मूला लॉजिकल उस तरीके से नहीं है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है ना। स्प्रिंग में कितना टर्न है पर यूनिट लेंथ में, उसके टर्न का डायमीटर क्या है ना, डेंसिटी क्या है मटेरियल का, इन सारे चीज़ पे के का वैल्यू डिपेंड करता है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको क्या ख्याल रखना होता है कि के का वैल्यू स्प्रिंग के काट देने से चेंज करता है। स्प्रिंग को काटिएगा तो के का वैल्यू क्या होगा, चेंज करेगा। लिखेंगे द वैल्यू ऑफ के, ये आप पढ़िएगा वर्क एनर्जी पावर में पढ़ाएंगे। द वैल्यू ऑफ के डिक्रीजेस ऑन कटिंग ऑफ स्प्रिंग, इंक्रीजेस मतलब बढ़ता है ऑन कटिंग ऑफ स्प्रिंग। जब आप स्प्रिंग को काटेंगे तो के का वैल्यू बढ़ जाएगा। के का वैल्यू क्या होगा, इंडिविजुअल पार्ट का के का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, फॉर दिस जो आपका लेंथ है ना, ओरिजिनल लेंथ और जो क्या है, जो ओरिजिनल लेंथ है और के है, इसका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। स्प्रिंग को काटिए चाहे कुछ करिए, के इंटू एल नॉट का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है ना। के इंटू एल नॉट का प्रोडक्ट हमेशा, एल नॉट इसका ओरिजिनल लेंथ है और के इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट है। काट भी देंगे तो ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दैट इज आप क्या लिखे, कांस्टेंट रहने का। मान लीजिए ओरिजिनली के था और एल नॉट था, काट दिए दो टुकड़ा में, तो एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और दो लंबाई तो K2 L2। देख लीजिए ये सब अगर चार टुकड़ा में भी काटेंगे ना तो ये सब कांस्टेंट होगा, है ना। ये हुआ ओरिजिनल के लिए लिख दिया, ओरिजिनल K है और लंबाई क्या है L0। काटे तो पहला टुकड़ा जो कट के आया उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और लंबाई L1, है ना। दूसरा टुकड़ा का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 और लंबाई L2, है ना। तो ये सब का प्रोडक्ट आपस में कांस्टेंट रहेगा अगर काटते हैं तो। इसी कारण से देखिए काटेंगे तो अब देखिए, अब हम ऐसे लिख दिए K इंटू एल नॉट बराबर K1 L1। क्या लिख दिए, K1 L1। अब आप ये सोचिए K इंटू एल नॉट बराबर K1 L1, काटेंगे तो लंबाई तो घटेगा। अरे यार एल नॉट से छोटा होगा ना L1, तो L1 अगर एल नॉट से छोटा होगा तो आप क्या कहिएगा कि अगर ये छोटा होगा तो ये ऑटोमेटिक बड़ा होगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है। ये यहाँ पे एल नॉट बड़ा है, आप ऐसे समझिए ना, एल नॉट बड़ा है किससे, L1 से। एल नॉट बड़ा है L1 से, मतलब कि K1 क्या होगा, बड़ा हो जाएगा किससे, K से। क्यों भाई, क्योंकि ये लंबाई छोटा है तो K का वैल्यू ऑब्वियसली बड़ा होगा, तभी तो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि काटने से जो होता है, स्प्रिंग को काटिएगा तो उसका इंडिविजुअल पार्ट का K क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, उसके लिए क्या फंडा है कि हमेशा K इंटू एल का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, चाहे पूरे पार्ट के लिए या फिर कटा हुआ पार्ट के लिए। इसी कारण से काटने से एल बढ़ता है, काटने से एल घटता है तो एल ऑटोमेटिक, अरे यार क्या बोल रहे हैं, काटने से क्या होता है, आपका स्प्रिंग को काट देने से उसका एल घट जाता है, लंबाई घट जाता है, उसके बदले में के बढ़ता है। क्यों, क्योंकि के इंटू एल का प्रोडक्ट को तो कांस्टेंट रखना है। इसीलिए कहते हैं कि स्प्रिंग को काटते हैं तो इंडिविजुअल पार्ट का के जो होता है, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, वो बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू कंप्लीट स्प्रिंग। ठीक है ना। अब आप इसको नोट करिए, यही 4 बेसिक फोर्स आपको पढ़ना था। ये 4 बेसिक फोर्स आपको पढ़ा दिए। इसके बाद आप पता क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं,
फ्री बॉडी डायग्राम क्या कर सकते हैं भाई मेरे, बना सकते हैं। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आप मैकेनिक्स का कोई भी चीज़ बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, आज इसको नोट करें।